अगर बहुत ज़्यादा नॉन वेज खा रहे हैं या जिम कर रहे हैं या हम कोई मेडिसिन ले रहे हैं इस तरह की जिसमें कि ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ भी आती हैं। ब्लड प्रेशर और शुगर को अदरवाइज जो है किडनी फेलियर का एक मेन कारण माना जाता है और इनको समझा जाता है कि किडनी फेलियर का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन है, जबकि जो दवाएं खा रहे होते हैं उनको ठीक करने के लिए उनकी वजह से किडनी जो है वो फेलियर में चले जाती है। तो क्या आयुर्वेद में ऐसा कुछ है जिससे कि किडनी ट्रांसप्लांट भी रुक जाए, किडनी फेल होना भी रुक जाए और किडनी पहले की तरह काम करना शुरू कर दे? आयुर्वेद में अलग अलग तरह की किडनी की प्रॉब्लम्स के लिए जो है बहुत ही सिंपल हर्ब्स जो हैं जो प्रकृति ने हमें दी और हमारे आसपास पैदा होती हैं वो बताई हुई हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं डॉक्टर अनु से। डॉक्टर अनु, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार वंदना जी, थैंक यू सो मच। डॉक्टर अनु, आजकल किडनी के मरीज बहुत ज़्यादा देखे जा रहे हैं और अधिकतर लोगों को तो पता ही नहीं चल पाता है कि उनकी किडनी खराब है। तो किडनी खराब होने के क्या सिम्टम्स होते हैं? एक आम इंसान कैसे पता करे कि उसकी किडनी खराब हो गई है? क्योंकि डॉक्टर के पास जाते हैं तो बहुत सारे टेस्ट लिख देते हैं, लेकिन उससे पहले क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे घर में ही उनको पता चल सके कि उनकी किडनी खराब हो गई है? जी वंदना जी, अपने आप ही हमारी बॉडी हमें बताती है कि अगर कोई दिक्कत आ रही है बॉडी में तो वो सिग्नल्स देने शुरू करती है हमें। छोटे छोटे सिग्नल्स होते हैं, अगर हम टाइम पे पकड़ लेते हैं तो बीमारी को आगे बढ़ने से, वर्सन होने से हम रोक सकते हैं। जहाँ तक किडनी फेलियर की बात है, इसके कुछ बड़े ही कॉमन सिम्टम्स होते हैं जिसमें कि सारे सिम्टम्स भी किसी पेशेंट को हो सकते हैं या उनमें से कुछ किसी एक पेशेंट को दिखाई पड़ सकते हैं, दूसरे को दूसरे सिम्टम्स दिखाई पड़ सकते हैं। तो इसमें जैसे कि पैरों में सूजन आना, आंखों के नीचे सूजन आना, पेट में पानी भर जाना, सांस लेने में तकलीफ हो जाना या पेशाब कम आने लगना पहले से, और पेन भी हो सकती है किसी को। इस तरह के सिम्टम्स जो हैं ये किडनी पेशेंट्स को रहते हैं। या फिर थकावट लगने लगना, मसल्स में पेन होना, क्योंकि किडनी की बीमारी अलग अलग तरह की होती है तो उसके हिसाब से उनके सिम्टम्स भी जो हैं वो पेशेंट टू पेशेंट अलग अलग तरह के आते हैं। बिना मतलब के थकावट महसूस होती रहती है, रूटीन की वजह से शरीर में मसल्स में पेन होती रहती है, टांगों में दर्द होती रहती है, थोड़ा सा भी काम करने में थकान होने लगती है और खून की कमी महसूस होने लगती है। वो फेस पर भी वो पीलापन झलकता है और क्योंकि अगर किडनी ठीक तरह से काम नहीं कर रही है तो उस समय हमारे शरीर में पानी भरना शुरू हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं स्वेलिंग नजर आनी शुरू हो जाएगी। तो ये छोटे छोटे सिम्टम्स हैं जिनके बारे में हमें अगर जानकारी होगी तो हम उनका ध्यान पहले से ही रख सकते हैं। ये सिग्नल्स होते हैं जी। जिनकी किडनी खराब होती है तो उनको इन सिम्टम्स से थोड़ा बहुत पता चल जाता है, लेकिन उनको ऐसे कौन से टेस्ट होते हैं जिनके जरिए वो और ज़्यादा पता कर सकते हैं कि हमारी किडनी खराब है? मतलब डॉक्टर के पास जाते हैं तो ऐसे कौन से टेस्ट डॉक्टर बताते हैं जिनसे पता चलता है कि किडनी खराब हो गई है? देखिए, बहुत कॉमन से और बहुत आसानी से करवाए जा सकने वाले टेस्ट होते हैं जिनसे किडनी का स्टेटस जो है लोग पता करते हैं। ज़्यादातर डॉक्टर्स जो रिकमेंड करते हैं उनमें से ब्लड टेस्ट रहते हैं। आजकल तो फैशन ही हो गया है कि हेल्थ चेकअप करवाते रहते हैं लोग 6-6 महीने के बाद, या कुछ लोग जो जॉब्स में हैं उनको कंपलसरी हेल्थ चेकअप करवाना पड़ता है एनुअल। कई लोगों को उसमें पता चलता है कि कुछ गड़बड़ है और कई बार कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने गया, उसके लिए टेस्ट करवाने पड़ गए। तो ज्यादातर लोगों को जिनको पता चलता है कि किडनी उनकी खराब हो रही है तो वो एक्सीडेंटली या रूटीन में टेस्ट करवाए तो उसमें कुछ गड़बड़ निकल के आ गई, जिनमें मैं कुछ टेस्ट आपको बता देती हूँ। GFR है, सीरम क्रिएटिनिन है, जिनको कि 2 मेन टेस्ट माना जाता है किडनी के, और ये बड़े ही सस्ते टेस्ट हैं, बहुत ही आराम से हो जाते हैं। आराम से लैब में जाके कोई भी इन टेस्ट को करवा सकता है। तो ये बेसिक टेस्ट है। इसके बाद जो एडवांस टेस्ट हैं वो तो जब डॉक्टर्स पेशेंट को देखते हैं, अगर जरूरत पड़ती है, अगर लगता है कि हाँ इसकी किडनी की प्रॉब्लम है और इसको और असेस करने की जरूरत है, उसका कारण ढूंढना है या स्टेज ढूंढनी है, तो तब हम और टेस्ट आगे एडवाइस करते हैं जिसमें कई तरह के स्कैन्स रहते हैं या कुछ और भी टेस्ट होते हैं, ब्लड के टेस्ट भी होते हैं जिनसे पता चलता है।
क्या किडनी खराब होने पर कहीं दर्द भी होता है? जी हाँ, ये डिपेंड करता है कि किडनी खराब होने का कारण क्या है। अगर स्टोन है या कोई इन्फेक्शन है, हाइड्रोनेफ्रोसिस है या कहीं ब्लॉकेज है, यूरिन आगे नहीं जा रहा, तो हमारी पीठ में जहाँ ऐसे हाथ करके जब हम ऐसे खड़े होते हैं, तो जहाँ हमारा हाथ जा रहा है, वहाँ हमारी किडनीज़ होती हैं। राइट साइड पे लीवर के बिल्कुल नीचे रहती है और लेफ्ट साइड पे भी जो है तक उससे थोड़ा-सा अ, थोड़ी-सी उसकी पोज़ीशन अलग होती है लेफ्ट किडनी की। तो पीठ की तरफ दर्द महसूस हो सकता है, जिनकी किडनी की दिक्कत रहती है। कई लोग प्रेज़ेंट ही ऐसे करते हैं, मतलब पेशेंट कई बार हमारे पास आते हैं तो उनको दिक्कत कुछ नहीं होती, वो पेन से हमारे पास आए। मुझे ऐसे बहुत सारे पेशेंट अभी भी याद आ रहे हैं आपसे बात करते-करते कि केवल पेन हो रहा है और कोई तकलीफ नहीं है, कहीं कोई सूजन नहीं है, कोई यूरिन में प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन लगातार दर्द है। तो फिर उसके बाद में स्कैन करने पर या और पेशेंट को जैसे हम आयुर्वेदिक तरीकों से पेशेंट को टेस्ट करते हैं, उनकी नाड़ी देखते हैं, उनकी जीभ देखते हैं, उनके नाखून देखते हैं, उनको हम लोग एग्ज़ामिन करते हैं और पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, तो कोरिलेट करके चीज़ें पता चलता है कि इस पेशेंट की किडनी में कुछ दिक्कत है या इसकी यूरिनरी जो सिस्टम है, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, जिस वजह से इसकी किडनी अफ़ेक्ट हो रही है और उस पेशेंट को पेन महसूस हो सकता है। तो ये काफ़ी सारे पेशेंट्स में ये एक सिम्पटम हो सकता है। आपने अभी बोला कि नाखून देख करके भी किडनी के खराब होने का पता चलता है, तो नाखूनों के जरिए कैसे पता चलता है? एक्चुअली जब किसी की किडनीज़ खराब होती हैं, तो तब कई सारी शरीर में जो है चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। कई सारी चीज़ों की कमी शरीर में होने लगती है या वो नॉर्मल से ज़्यादा होने लगते हैं, जो अदरवाइज़ हमारे यूरिन में निकल जाते हैं। मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं, जैसे कि क्रेटिनिन है, यूरिया है, ऐसी चीज़ें जो हम डेली एक्टिविटी करते हैं, हमारी मस्कुलर एक्टिविटी होती है, तो उसके ये एक तरह से वेस्ट मटेरियल हैं, बाय प्रोडक्ट्स हैं, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है उसके। तो ये रूटीन में क्या है, बाहर निकल जाते हैं। लेकिन अगर किडनी नहीं इनको बाहर निकाल पा रही, तो ये शरीर में ब्लड में घूमने लगते हैं, ब्लड में उनकी मात्रा इकट्ठी होती जाती है और वो घूमने लगते हैं बॉडी में। तो कहीं-कहीं जाकर वो कुछ ना कुछ अलग-अलग तरह के सिम्पटम्स जो हैं ये दिखाने लगते हैं। जैसे कि मैं आपको एक बता रही हूँ सिम्पटम कि स्किन पे कई लोगों को छोटे-छोटे दाने निकलने शुरू हो जाते हैं। वो समझ नहीं आता कि क्यों हो रहे, पिंपल्स जैसे दिखने वाले होते हैं, जैसे पिंपल्स आते हैं, कई लोगों के चेहरे पे पिंपल्स आते हैं, कईयों के पीठ पे आते हैं। जो डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं, उनको भी ऐसी दिक्कत होती है। जो किडनी के पेशेंट होते हैं, जब उनका क्रिएटिनिन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, उस स्थिति में उनकी बॉडी पे स्किन के सिम्पटम्स भी नज़र आने शुरू हो जाते हैं। तो कई लोगों को ऐसे ही पता चलता है कि मेरी किडनी सही से काम नहीं कर रही है, इसलिए ऐसे हो रहा है। इसी तरह से खून की कमी हो जाती है, तो वो हम नाखूनों पे देख सकते हैं, आँखों में देख सकते हैं, जीभ पे देख सकते हैं। नाखून जो हैं, ये हमें बहुत स्टोरी बताते हैं। एक तरह से ये समझ लीजिए कि किसी के भी नाखून देख के उसके बारे में बड़ा कुछ पता किया जा सकता है। कई बार हमारे नाखून पे रिजिस यानी कि उभार होते हैं अलग-अलग तरह के। अगर वो हॉरिज़ॉन्टल हैं, कि वो वर्टिकल हैं, कि कुछ दाग धब्बे हैं, किस कलर के हैं, यहाँ पे हाफ मून जैसा बन रहा है, नाखून उखड़ रहे हैं, वो ब्रिटल हो रहे हैं या वो काला पड़ रहा है। तो इस तरह से ये चीज़ें हम लोग खुद अपने हाथों को रोज़ देखते हैं, तो हमारे हाथों में अगर कुछ या नाखूनों में चेंज आ रहा है, तो वो सबसे पहले हम खुद उसको नोटिस करेंगे, क्योंकि हाथ सारा दिन हमारे सामने रहते हैं, हमारी आँखों के सामने रहते हैं। हम हर हर काम को करने के लिए हाथों का इस्तेमाल करते हैं और अपनी आँखों का इस्तेमाल करते हैं। ये 2 मिनिमम चीज़ें हैं जिसका हम रोज़ मैक्सिमम इस्तेमाल करते हैं। तो वो पेशेंट को खुद भी समझ में आ जाता है कि मेरे नाखून का रंग बदल रहा है या इस पे कुछ खास तरह के रिजेस यानी कि उभार या लाइनें आनी शुरू हो गई हैं। कइयों के एक सिंगल ब्लैक लाइन आ जाती है। इस तरह से बहुत अलग-अलग तरह के सिम्पटम्स हैं, जो हम दूसरे सिम्पटम्स के साथ मिला के देखते हैं, तब एक कहानी जो है किसी नतीजे पे पहुँचती है। जी, किडनी फेल होने के क्या कारण हो सकते हैं? किडनी फेल होने के कारण जो हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी कारण या इम्पोर्टेंट या कॉमन कारण मैं बोलूँ तो वो है हमारा गलत खाना। बच्चों में ख़ास करके जो फ़ास्ट फ़ूड का प्रचलन इतना बढ़ा हुआ है, या आजकल जो अकेले रहने वाले बच्चे हैं, जो जॉब्स करते हैं कहीं, तो फ्रोज़न फ़ूड भी खा रहे हैं। जितना ज़्यादा हम लोग जो प्रिज़र्वेटिव वाला फ़ूड खाएँगे, पैक्ड फ़ूड खाएँगे या फ्रोज़न फ़ूड खाएँगे,
या हम जंक खाएंगे, उतना ही ज्यादा हमारी बॉडी के अंदर जो है ये ऐसी चीजें जाएंगी जिसको हमारी बॉडी ना तो पचा सकती है, ना ही उन्हें पूरी तरह से बाहर निकाल सकती है। और उसके चलते हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो वहां पे जमना शुरू हो जाते हैं, जिसमें कि किडनी सबसे पहला ऑर्गन। किडनी एक ऐसा अंग है हमारे शरीर का वन्ना जी, जो कि जिसको शॉक एब्जॉर्बर हम मान सकते हैं। तो लीवर और किडनी मिलकर ये दोनों जो है हमारी बॉडी का एक ऐसा सिस्टम चलाते हैं जिसमें ये हमारी बॉडी में कुछ भी होता है तो सबसे पहले ये सबसे ज्यादा शॉक लेने की कोशिश करते हैं कि मैं अब्जॉर्ब कर लूं, हार्ट को बचा लूं, ब्रेन को बचा लूं। तो उसके चलते किडनी और लीवर का जो डैमेज है ये सबसे पहले हो जाता है। सबसे ज्यादा प्रेवलेंस जो है इस समय इसी किडनी और लीवर के डैमेज की है। और किडनी डैमेज होने में अगर मैं बात करूं वापस, तो खाना जैसे मैंने बताया ये पिज्जा है या जितना भी हम लोग ऐसा फूड खाते हैं जिसमें मोनोसोडियम ग्लूटामेट होता है या प्रिजर्वेटिव्स होते हैं या पैक्ड फूड होता है, वो जो खाने हैं वो बड़ी जल्दी से किडनी को खराब करते हैं क्योंकि ओवरलोड होता है किडनी के ऊपर। दूसरा कारण है हम लोग जो अननेसेसरली मेडिसिन खाते हैं, जैसे बहुत कॉमन एक जो मेडिकल रीजन है, बहुत कॉमन और मोस्ट प्रेवलेंट जिसको बोलते हैं ज्यादातर केसेस में, वो है दर्द की दवाइयां, जो हम बिना सोचे समझे जरा सी कहीं दर्द हुई या हमने एंटीसिपेट किया कि अभी मुझे बहुत सारा काम करना है, मेरे यहाँ पर दर्द हो सकती है, तो वह तब भी लोग उठा के दर्द की गोली खा लेते हैं। मैं नाम नहीं लूंगी दर्द की गोलियों का, क्योंकि जो हमारे दर्शक सुन रहे हैं वो हमसे भी ज्यादा शायद दर्द की गोलियों के नाम जानते होंगे। तो वो जो गोलियां हैं दर्द की गोलियां, खास करके जो नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स होते हैं, एनएसएड जिसको हम बोलते हैं, वो किडनी डैमेज करने में नंबर 1 कारण है। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये डब्ल्यूएचओ बोलता है, ये हमारे रिसर्च पेपर्स बोलते हैं, ये पूरी दुनिया के मेडिकल फ्रेटर्निटी के लोग जो हैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे ये बोलते हैं कि जो पेन किलर्स हैं वो सबसे बड़ा कारण है। और कारण है जो सप्लीमेंट्स लेते हैं हम लोग, सप्लीमेंट्स खास करके जो लोग जिमिंग करते हैं, तो उन लोगों को कई तरह के सप्लीमेंट्स जो हैं वो एडवाइस किए जाते हैं कि बॉडी जल्दी बनाने के लिए आप ये सप्लीमेंट्स लीजिए। या जो स्पोर्ट्स के लोग हैं वो भी बहुत कई तरह के कई बार सप्लीमेंट्स लेते हैं, या कुछ लोग स्टेरॉइड्स का भी इस्तेमाल करते हैं। तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है हमारे किडनी फेलियर का और किडनी को डैमेज करने का। अगर किडनी पूरी तरह से फेलियर में नहीं भी जाती है तो भी वो एट रिस्क हो जाती है या कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाती है जब हम उसको इस तरह के केमिकल्स से ओवरलोड करते हैं। तो किसी भी तरह के केमिकल्स की जो शरीर में एंट्री होती है, तो ये समझ लीजिए कि सबसे पहला ऑर्गन जो अफेक्ट होगा वो हमारी किडनी होगी, क्योंकि किडनी लीडर है, आगे बढ़ के लड़ने वालों में से है और सबसे पहले शॉक एब्जॉर्ब करने वालों में से है। तो ये एक और कारण है। इसी में ही कई तरह की दवाइयां भी रहती हैं जो हम खाते हैं, जो हमें मेडिकली प्रिस्क्राइब की जाती हैं, या हमें कोई प्रोफाइलैक्सिस के लिए हम लोग लेते हैं, वो भी हमारी बॉडी में किडनी फेलियर का एक बहुत बड़ा कारण है। अभी रिसेंटली अगर आप देखें तो रिसेंट पास्ट में विद इन 2-3 ईयर्स वर्ल्ड वाइड, सिर्फ हमारे देश में नहीं पूरे देश में, अभी मैं अमेरिका जाके आई हूँ, वहां मैंने जितने पेशेंट्स देखे उनका भी वही हिस्ट्री है। कईयों को ये जो अभी बीमारी थी वो लगी, उसके बाद ट्रीटमेंट हुआ, उसके बाद उनका किडनी अफेक्ट हो गया। कुछ लोगों को जब प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट दिया गया तब उनके किडनी पर इफेक्ट आना शुरू हो गया। कुछ लोगों को तो पता भी नहीं है अभी तक भी, और बाकी के ऑर्गन्स भी साथ में इन्वॉल्व हो जाते हैं धीरे धीरे करके। तो ये सारी चीजें हैं जो ज्यादातर जिन कारणों से हमारी किडनी फेलियर होती है। एक होता है एक्यूट किडनी फेलियर। एक्यूट किडनी फेलियर ज्यादातर एक मेडिकली जो है उसके सर्कमस्टांसेस की वजह से होता है। वो कैसे, सर्जरी हुई, सर्जरी में बहुत ब्लीडिंग हो गया, या वो सर्जिकली जो मेडिसिन ली जा रही है, तो पेशेंट को एक्यूट किडनी फेलियर हो जाता है। इसी तरह से लूज मोशंस लगे, बहुत ज्यादा फ्लूइड लॉस हो गया, बॉडी डिहाइड्रेशन में चली गई, तो डिहाइड्रेशन एक और बहुत बड़ा कारण है। आजकल गर्मी का सीजन चल रहा था, तो लू लगने से, डिहाइड्रेशन होने से एक्यूट किडनी फेलियर हो सकता है। और इसी तरह से बहुत ज्यादा चोट लगने पर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होगी, फ्लूइड लॉस हो गया, अगेन वॉल्यूम लॉस हो गया हमारे ब्लड का, तो किडनी
को जो है किडनी की जो परफ्यूजन है वो कम हो जाती है, जो किडनी को ब्लड सप्लाई है वो कम हो जाती है, तो किडनी फेलियर में चले जाते हैं। ये एक्यूट किडनी इंजरी इसको बोलते हैं, AKI। 20 दिन के अंदर अंदर अगर ये कोई और बीमारी बॉडी में नहीं है, कोई और ऑर्गन्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो हमारी बॉडी खुद से रिकवर कर जाती है एक्यूट किडनी इंजरी में। लेकिन 20 दिन के बाद भी अगर ये परसिस्ट करता है तो वो क्रॉनिक किडनी फेलियर में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक अपने आप में बीमारी बन जाती है। पहले ये एक कंडीशन था, फिर ये एक बीमारी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कुछ कारण है किडनी फेलियर के, जो कि आम लोगों को समझ में आ सकते हैं। डॉक्टर अनु, ये तो आपने हमें बता दिया कि क्या चीज़ नहीं खानी पीनी चाहिए, लेकिन हमें ये भी बताइए कि क्या चीज़ खानी पीनी चाहिए, और आम भाषा में बताइएगा कि ताकि सभी को समझ आ सके कि हमें क्या खाना पीना चाहिए, खास तौर से किडनी पेशेंट्स को क्या खाना पीना चाहिए। किडनी पेशेंट की हम बात कर रहे हैं, तो ये मुझे सबसे आसान जो है सवाल है, और इसका उत्तर जो है वो सबसे आसान है। अगर किसी भी बीमारी की हम बात करें, किडनी की बात अगर हम इन पर्टिकुलर करें, तो जो सबसे आसान जवाब है किडनी को लेके, तो वो यही है कि क्या खाना चाहिए। ये तो इसमें 2-3 चीजों का ही अगर हम ध्यान रखेंगे, तो हमारी जो किडनी है, 2 किडनीज है हमारे पास, उनकी हम अच्छे से देखभाल कर सकते हैं बिना उन तक पहुंचे, बिना उनको देखे भी। नंबर 1 तो ये है कि ये जो हमारी सीजनल ईटिंग, यानी हमारी ऋतु के हिसाब से जो हम खाते थे, हमारे ट्रेडिशनली जो हमारे परंपरागत हमारे समाज के लोग मौसम के अनुसार खाना खाते थे, वही सबसे ज्यादा आसान तरीका है किडनी को दुरुस्त रखने का। क्योंकि उसमें क्या है, जब हम सीजन के हिसाब से खाते हैं, हम मौसम के हिसाब से मौसमी फल और मौसमी सब्जियां खाते हैं, तो वो उनकी जो नेचर रहती है, वो उस समय हमारे शरीर में जो बाहर के बदलाव के हिसाब से चेंजेस हो रहे होते हैं, उसके हिसाब से वो परफेक्ट चीजें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम गर्मियों की बात करें जो अभी चल रही हैं, इसमें जितनी भी चीज हमारी बॉडी में बाहर की गर्मी की वजह से चेंजेस आते हैं, हमारे शरीर के बल कम हो जाता है, मतलब स्ट्रेंथ कम हो जाती है, बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाती है, हर जगह हर चीज बाहर भी सूखी पड़ी है, अंदर भी ऐसे ही फील होता है, एनर्जी लेवल लो होता है, हमारी मेटाबॉलिज्म स्लो होती है, यानी कि पचाने की जो हमारी ताकत है वो भी हमारी कम हो जाती है। तो नेचर ने ठंडी नेचर के चीजें पैदा की गर्मी में खाने के लिए, तो वही हमें खानी चाहिए। जैसे कि सब्जियां हैं वो जल्दी पच जाने वाली और ठंडी नेचर की, जैसे घिया और इसके जैसे जो और सब्जियां आती हैं गर्मियों में वो, और इसी तरह से जो फल आते हैं वो ठंडे होते हैं, उनकी उन विटामिन सी में रिच होते हैं, तो वो हमारी इम्यूनिटी को, हमारी स्ट्रेंथ को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। तो ये सबसे आसान तरीका है जो हमारी परंपरा के हिसाब से हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारा खान पान था, वो उसको हम अगर फॉलो करें, इस सीजन के हिसाब से हम खाएंगे और लोकल खाएंगे, जहां हम हैं वहीं का खाना खाएंगे। दूसरी चीज है, जो मसाले हमारे किचन में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उनमें से कुछ चीजें मैं आपको बताती हूँ। धनिए के जो बीज रहते हैं, धनिए के बीज अगर मैं कहूँ तो किडनी के लिए वरदान है। धनिए के जो बीज रहते हैं उसको रात को पानी में भिगो दीजिए, और सुबह जो है पानी को उबालना नहीं है, ऐसे ही उस पानी को सिप सिप करके, घूंट घूंट करके, धीरे धीरे करके अगर हम पिएंगे, तो वो एक तो ठंडक देने वाला होता है, और दूसरा वो हमारी पित्त जो होती है शरीर में, ठंडक देने वाला होने की वजह से उसको वो कम करता है। और किडनी की दिक्कत में हमारी पित्त जो है, या गर्मी है जो हमारे शरीर में, वो बहुत बढ़ जाती है, वो खराब हो जाती है। और दूसरा, ये जो धनिया है ये पेशाब को लाने में भी हमारी मदद करता है। तो यूरिन की जो आउटपुट है, जो हमें नॉर्मल इंसान को 2 लीटर के आसपास, 1.5 से 2 लीटर यूरिन हर रोज पास करना चाहिए, वो उसको मेंटेन करने में धनिया हमारी हेल्प करता है। यही कारण है कि हमारी हर रेसिपी में अलग अलग तरह के मसाले इस्तेमाल करने की परंपरा है, का रिवाज है ना, जिसको मैं बोलूं। और तो ये जो छोटी छोटी चीजें हमारी किचन में मिल रही हैं, तो जो हम जानते हैं कि ये ठंडी नेचर की चीजें हैं, वो हम ज्यादा खाएंगे। गुंद कतीरा है, गुंद कतीरा ठंडी नेचर का है, और जो किडनी पेशेंट है उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज है गुंद कतीरा भी। गट को भी, हमारी आंतों को भी ये सही रखता है।
और बाकी और भी बहुत सारी चीज़ों में ये हेल्प करता है, जिसका नाम मैं अभी इस समय नहीं लूँगी क्योंकि हम किडनी की बात कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ों का जो इस्तेमाल है, वो आम लोग, सभी लोग कर सकते हैं। मैं सिर्फ पेशेंट की बात नहीं कर रही हूँ। पेशेंट हैं, तो इनको अपनी डाइट में स्पेशली इंक्लूड करना है। इनका एक स्पेशल स्थान रखना है। इस तरह से ही जो मुलेठी है, उसका इस्तेमाल करें। ये भी ठंडी भी होती है और रिपेयर करती है हमारी बॉडी के अंदर। तो रिपेयर करने के लिए मुलेठी का इस्तेमाल डेली हम कर सकते हैं। इसको हम ऐसे भी खा सकते हैं, इसको हम अपने खाने में मसाले की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको हम पानी में उबाल के चाय की तरह भी पी सकते हैं। जैसे भी हमें अच्छा लगता है, हम वैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर अनु, नारियल पानी को भी सेहत के लिए अच्छा माना जाता है, मगर कई बार किडनी पेशेंट्स को नहीं दिया जाता है, क्यों? नारियल पानी जो है एक तरह से कुदरती वरदान है हमारे लिए। नारियल बंद रहता है, उसके अंदर आज तक जैसे हम हर चीज में एडल्ट्रेशन की प्रॉब्लम आ रही है, किसी चीज में कुछ भी मिलाया जा सकता है, तो नारियल अभी तक बचा हुआ है क्योंकि उसके ऊपर जो इतना मोटा खोल रहता है, उस वजह से उसके अंदर मिलावट करना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो इसलिए जो नारियल पानी है, एक तो ये सबसे शुद्ध रूप है पानी का, दूसरा ये इलेक्ट्रोलाइट से भरपूर रहता है, तो हमारी बॉडी का जो इलेक्ट्रोलाइट सिस्टम है उसको ये सही रखता है। खास करके जो डिहाइड्रेशन की वजह से किडनी फेल अगर हो रही है, तो डिहाइड्रेशन को करेक्ट करने में आप हैरान हो जाएंगे कि जो इन्फ्यूजन्स दिए जाते हैं उनसे भी ज्यादा कारगर है। मतलब जो ग्लूकोज की बोतलें लगाई जाती है उससे भी ज्यादा कारगर नारियल पानी है। और अगर हम उसको सिप सिप करके पी रहे हैं तो ये एक्शन बहुत जल्दी करता है। किडनी की अगर मैं बात करूं, तो किडनी को रिवाइव करने में नारियल पानी बहुत अच्छी चीज है। क्रिएटिनिन, जिसका सबसे ज्यादा नाम लिया जाता है जब किडनी की बात आती है, तो क्रिएटिनिन को कम करने में नारियल पानी का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन इसमें पोटेशियम की मात्रा भी होती है। जो पोटेशियम होता है वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, हमारी ब्लड सर्कुलेशन की हेल्थ को इंप्रूव करता है, तो वो भी हमारी किडनी को रिवाइव करने में हेल्प करती है। लेकिन इसमें जो पोटेशियम की मात्रा है उसकी वजह से इसको मना कर दिया जाता है कि किडनी पेशेंट ना लें। लेकिन सभी किडनी पेशेंट के लिए ये जो है नारियल पानी ना लें ऐसा नहीं है। नारियल पानी को सिप सिप करके पीना बहुत अच्छा होता है। थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेना, दिन भर में थोड़ी थोड़ी मात्रा में वो लेते रहें। अगर एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स है, हार्ट की इन्वॉल्वमेंट है, मल्टी ऑर्गन फेलियर है, पेशेंट का पोटेशियम बहुत बढ़ा हुआ है, उस स्थिति में कुछ सावधानी बरतने की जरूरत है और वो अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार हमें चलना चाहिए। क्योंकि जो पेशेंट जिसके सामने है वो ज्यादा बेटर बता सकते हैं पेशेंट के बारे में। लेकिन अदरवाइज जनरली या जो मेडिकली प्रूवन है, जो मेडिकल साइंस भी यही कहती है, अगर आप इसके बारे में पढ़ के देखें कि नारियल पानी जो है किडनी की हेल्थ को सही रखने में बहुत ही अच्छा होता है, तो इसका सेवन जो है ये करना चाहिए। डॉक्टर अनु, इसके साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि अक्सर डॉक्टर किडनी फेल होने का बताते हैं, अचानक ही बताते हैं, कई लोगों को पता ही नहीं चल पाता है। तो ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए? कई बार डॉक्टर सीधा कह देते हैं कि आप डायलिसिस करवा लीजिए। तो डायलिसिस किस टाइम करवाना चाहिए, कब जरूरी होता है करवाना? डायलिसिस या फिर कोई भी जो सर्जिकल प्रोसीजर है या फिर कुछ भी मेडिकल इंटरवेंशन किसी भी तरह की, वो उसको बहुत ज्यादा जनरलाइज कर दिया गया हुआ है। तो डायलिसिस कराने के लिए जो कॉमन क्राइटेरिया डॉक्टर्स इस्तेमाल करते हैं वो है क्रिएटिनिन का लेवल, कि इतने से ज्यादा होगा तो डायलिसिस करवाना ही है। क्रिएटिनिन के शरीर में बढ़ने के कारण समझ में आने चाहिए सबसे पहले तो, और जिस पर्सन में वो बढ़ा हुआ है, जिसको देख के उसको किडनी पेशेंट बता दिया क्या। मतलब अगर शरीर में कोई दिक्कत नहीं आ रही, पहली बात तो हम ये समझेंगे कि किसको किडनी की दिक्कत है या नहीं है, ये कैसे पता करना। रिपोर्ट में अगर कोई एक रिपोर्ट भरी हुई आ गई, पहली बात तो ये है कि उसको हमेशा से रिपीट कराएं, उसको हमेशा 2-3 लैब से अलग अलग जगह से करवाएं। और एक अकेला टेस्ट जो होता है वो सिग्निफिकेंट नहीं होता, उसके साथ जुड़ी हुई बहुत सारी अलग चीजें भी होती हैं जिनको मिला के एक बड़ी पिक्चर देखी जाती है और तब डिसाइड किया जाता है कि कुछ समस्या है भी
या कि ये किसी खान पान या रहन सहन की वजह से जो है ये वाली चीज जो है ये बढ़ के आ रही है। और क्रेटिनिन भी एक ऐसी ही चीज है। अगर बहुत ज्यादा नॉन वेज खा रहे हैं या जिम कर रहे हैं या हम कोई मेडिसिन ले रहे हैं इस तरह की जिसमें कि ब्लड प्रेशर की दवाइयां भी आती हैं, ब्लड प्रेशर और शुगर को अदरवाइज जो है किडनी फेलियर का एक मेन कारण माना जाता है। और इनको समझा जाता है कि किडनी फेलियर का जो सबसे बड़ा रीजन है वो डायबिटीज और हाइपरटेंशन है, जबकि जो दवाएं खा रहे होते हैं उनको ठीक करने के लिए उनकी वजह से किडनी जो है वो फेलियर में चले जाती है। तो अगर तो कुछ ऐसी स्थिति है जहां कोमॉर्बिडिटीज है, मतलब दूसरी बीमारियां भी साथ में है, लीवर भी अफेक्ट हो रखा है, हार्ट भी इफेक्ट हो रखा है, फेफड़ों में पानी भरा हुआ है, पेट में पानी भरा हुआ है, चेहरे पे सूजन है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, या शरीर पे बहुत ज्यादा ही जो है वो जैसे मैंने पहले बताया था कि पिंपल्स जैसी इंफेक्शन पूरी बॉडी पे नजर आ रही है, इसका मतलब ये है कि जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट हमारे अंदर इकट्ठे हो रहे हैं वो हमारी बॉडी उनको बाहर निकालने में सक्षम नहीं है, वो अंदर ही अंदर और इकट्ठे होते जा रहे हैं और इकट्ठे होते जा रहे हैं। उस स्थिति में कुछ ना कुछ इंटरवेंशन जरूरी है। उसमें दवाइयां भी आती हैं, उसमें थेरेपीज भी आती हैं, उसमें मेडिकल प्रोसीजर्स भी आते हैं जिसमें कि डायलिसिस भी है। कि जब ऐसी स्थिति हो कि आपका क्रिएटिनिन भी बढ़ा हुआ है और शरीर में सूजन भी है, यूरिन आउटपुट कम हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, चेस्ट में दर्द हो रही है, या फिर बॉडी में कहीं इंफेक्शन हमें नजर आ रही है, ऐसी स्थिति में डायलिसिस करवाना जरूरी हो जाता है। लेकिन अगर बॉडी में सिम्टम्स नहीं है, अकेला क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है और कोई कोमॉर्बिडिटी यानी कि और किसी ऑर्गन की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो उस स्थिति में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हमारे डाइट और रहन सहन होता है, जिससे बहुत हद तक वो रिवर्स हो जाता है। काफी हद तक हम खुद ही उसको कंट्रोल कर लेते हैं कारण को पहचान के। लेकिन अगर ऐसी स्थिति बनती है, खून बहुत कम हो गया, 4-5 रह गया, ऐसे हो जाता है, बहुत कॉमन चीज है ये किडनी पेशेंट का। एरिथ्रोपोइटिन नाम का जो हो एक हार्मोन है वो नहीं बनता है, इसलिए उसको ब्लड बनाने में दिक्कत आती है बॉडी को, वो हीमोग्लोबिन नहीं बना पाता, तो ब्लड बहुत कम हो जाता है बॉडी का। उसके चलते 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 थोड़ा सा भी चलने से बहुत ज्यादा सांस फूलेगी, सीढ़ियां नहीं चढ़ पाएगा। अगर लेटे लेटे सांस फूल रही है, हम सीधा नहीं लेट पा रहे हैं, इसका मतलब कि लंग्स में पानी भर गया, फेफड़ों में पानी भर रहा है, दैट मीन्स कि हमारी किडनी जो है वो पानी को बाहर नहीं निकाल पा रही, यूरिन के रास्ते जो उसने करना था वो कर नहीं पा रही है। तो इस स्थिति में डायलिसिस करना जरूरी हो जाता है, ताकि वो एक्स्ट्रा फ्लूइड ओवरलोड है, कई बार 15-15 लीटर पानी शरीर में भर जाता है, और उस स्थिति में बहुत जरूरी होता है डायलिसिस करवाना। अदरवाइज अगर सिम्टम्स नहीं है, केवल एक टेस्ट की रिपोर्ट को देख के ही हम डायलिसिस पे जाने की सोच रहे हैं, तो वो अप्रोच को हमें थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि उसमें मेडिकली कई चीजों को कोरिलेट करके देखने की जरूरत होती है। कई बार डॉक्टर किडनी ट्रांसप्लांट का भी कहते हैं और इसमें अच्छी खासी रकम लग जाती है, तो क्या किडनी ट्रांसप्लांट करवाना जरूरी होता है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि किडनी ठीक हो जाए? देखिए, किडनी जो है ये रोज अपने आप को रीजनरेट करती है, रिजुविनेट करती है। हमारे जो बॉडी का सिस्टम ही इस तरह का है कि हमारा हर ऑर्गेन, हर अंग जो है अपने आप को नया बनाता रहता है, तो किडनी भी उनमें से एक है। और जैसे पहले हमने बात करी कि एक्यूट फेलियर में जाके किडनी अपने आप रिवाइव कर जाती है, ये हमारी बॉडी की इंटेलिजेंस है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ भी नहीं, रिपोर्ट आया, रिपोर्ट के बेसिस पर ऐसा समझ लिया गया कि किडनी जो है वो काम नहीं कर रही हैं, तो सीधा उसको ट्रांसप्लांट करवा लीजिए। इससे ट्रांसप्लांट तक जाने का, उसके बारे में सोचने से पहले ऐसा बहुत कुछ है जिससे किडनी को रिवाइव किया जा सकता है, और बहुत सारे केसेस में किडनी रिवाइव हो भी जाती है। और उन केसेस में जो है सिम्टम्स अगर नहीं है, और ऐसा जरूरत नहीं है कि डायलिसिस डेली करवाना ही पड़ेगा, कई लोगों को 2 बार 3 बार डायलिसिस करवाना पड़ता है हफ्ते में, तो किडनी अगर ट्रांसप्लांट ऐसे पेशेंट्स की कर दी जाए, नंबर 1 तो उनका खर्चा बहुत ज्यादा होता है, लाखों में इसका खर्चा होता है, बहुत ज्यादा खर्चा होता है जो हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर पाता। दूसरा नंबर इसमें एक बड़ा टास्क ये रहता है कि किडनी कहाँ से लाई जाए, तो ज्यादातर किसी फैमिली मेंबर की किडनी जो है इसमें पेशेंट को दी जाती है। और बहुत सारे केसेस में जो हमारी बॉडी है वो फॉरेन बॉडी को
यानी कि कुछ भी चीज अगर हम बाहर से अपनी बॉडी में डालते हैं तो उसको एक फॉरेनर की तरह, एक विदेशी चीज की तरह उसको हमारी बॉडी ट्रीट करती है, और ज्यादातर चांसेस है जो वो रिजेक्ट कर देती है। तो उस केस में वो ट्रांसप्लांट करवा के भी, इतना पैसा खर्चा करके ट्रांसप्लांट करवा के भी अगर बॉडी किडनी को रिजेक्ट कर दे तो कुछ नहीं किया जा सकता। उस किडनी को ना तो निकाला जा सकता है बाद में, वो ऐसे ही पड़ी रहेगी बॉडी में, और ना ही उस किडनी से हमें फायदा हो सकता है, ना ही वो किडनी जो है वो काम करेगी। तो ये किडनी ट्रांसप्लांट का जो फैसला है, ये एक बहुत बड़ा फैसला होता है। किडनी ट्रांसप्लांट एक एंड स्टेज जो रहते हैं, स्टेजेस रहते हैं किडनी के अलग अलग, जो कि जीएफआर कितना है उसके बेसिस पर डिसाइड किए जाते हैं, जो जीएफआर रहता है। तो जी। एंड स्टेज जब चले जाती है, उस स्थिति में जाके किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में चर्चा की जानी चाहिए, या सोचना चाहिए, या असेस करना चाहिए कि अभी भी करनी है कि नहीं करनी। लेकिन शुरुआत में डायग्नोज होते ही किडनी ट्रांसप्लांट की बात जो है, ये मेडिकली एथिक्स के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो इसमें बिना ट्राई किए या बिना समझिए कि सोचे समझे हथियार डालने वाली बात है। डॉक्टर अनु, जब डॉक्टर के पास जाते हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, एलोपैथिक हो, किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर उन्हें ढेरों दवाइयाँ लिख देते हैं। तो क्या आयुर्वेद में ऐसा कुछ है जिससे कि किडनी ट्रांसप्लांट भी रुक जाए, किडनी फेल होना भी रुक जाए और किडनी पहले की तरह काम करना शुरू कर दे? यानी कहने का मतलब ये है कि क्या ऐसा कुछ आयुर्वेद में है जिसके जरिए किडनी ठीक से काम करना शुरू कर दे और सभी उन्हीं बातों का पालन आसानी से कर सकें? जी वंदना जी, आयुर्वेद में अलग अलग तरह की किडनी की प्रॉब्लम्स के लिए जो है बहुत ही सिंपल हर्ब्स जो हैं, जो प्रकृति ने हमें दी और हमारे आसपास पैदा होती हैं, वो बताई हुई हैं, और जरूरी है उनकी जानकारी। तो उनमें से कुछ नाम ऐसे हैं जो बहुत सारे लोग जानते हैं, जैसे कि गोखुरु बोला जाता है या गोक्षुरु बोला जाता है। ये किडनी के लिए एक उत्तम चीज है। मतलब किसी भी तरह की किडनी की समस्या में जो गोक्षुर है, या जिसको हम गोखुरु बोलते हैं आम भाषा में, उसका इस्तेमाल बड़े ही खुले मन से हम कर सकते हैं। उसको हम उसका काढ़ा बना के पी सकते हैं, उसको किसी भी तरह से हम खा सकते हैं, उसका पाउडर खा सकते हैं। छोटा सा पौधा रहता है और इसके 5 अंग इस्तेमाल होते हैं, और इसमें जो है बड़े आराम से मिल जाता है और बहुत ही सस्ता है, कोई महंगा भी नहीं है, और कोई भी इसको ले सकता है। इसका कारण भी मैं बता देती हूँ कि ये करता क्या है। चाहे हमारे बॉडी में किडनी के स्टोन्स बन गए हैं तो उनको बाहर निकालता है ये, और दूसरी बात ये करता है कि इन्फ्लामेशन को कम करता है, एंटी इन्फ्लामेटरी है। तो इन्फ्लामेशन को कम करता है, सूजन को कम करता है, जो डायूरेटिक है यानी कि पेशाब लाने में मदद करता है। तो किसी भी तरह की समस्या है, चाहे वो हाइड्रोनेफ्रोसिस है, चाहे वो किडनी फेलियर है, चाहे वो किडनी के स्टोन्स हैं, तो हर तरह की कंडीशन के लिए जो गोखरू है उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। बच्चा, बूढ़ा, जवान, किसी भी उम्र के लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज है पुनर्नवा। पुनर्नवा भी एक ऐसी ही जड़ी बूटी है जिसको कि कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, और ये भी हमारे शरीर में सूजन को कम करता है और पेशाब को लाने में हमारी सहायता करता है। और तीसरी चीज एक और मैं नाम लूंगी, वो है वरुण। वरुण की पेड़ रहता है, वरुण की जो छाल रहती है उसका इस्तेमाल किया जाता है, पुनर्नवा की जड़ का इस्तेमाल किया जाता है, और गोक्षुरु का पूरा पौधा ही इस्तेमाल किया जाता है। तो ये 3 ऐसी चीजें हैं जिसका इस्तेमाल किडनी पेशेंट जो है वो कर सकते हैं बिना किसी झंझट में पड़े हुए, और बहुत सारे पैसा भी खर्चा करने की जरूरत नहीं है। तो बड़ी मिलने वाली चीजें हैं, और सदियों से हमारे समाज में इसका इस्तेमाल होता रहा है। सीजनली भी हम इसको ले सकते हैं, जब हमें मालूम है कि बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना है तब भी हम इसको ले सकते हैं। पुराने ज़माने में कई चीज़ें ऐसी अपनाई जाती थी जिसके जरिए किडनी अपने आप ठीक हो जाती थी। कुछ लेटने का तरीका भी होता था और भी बहुत सारी चीज़ें होती थी। तो वो क्या चीज़ है जो आज भी हम कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा वंदना जी आपने, और मैं बात करना चाहती थी इस बारे में कि क्या ऐसी चीजें थी जो हम करते थे
और अब हम नहीं करते हैं, या वो हमारे रहन सहन में हमने बदलाव कर लिया, उसको तब्दील कर लिया, उसकी जगह पे नई चीजें ले आए, तो सबसे एक जो कॉमन चीज है वो है हमारा बेड। सभी के घर में वो मैट्रेस रहते हैं आजकल इतने मोटे वाले, है ना, और उस थेरापेटिक भी रहते हैं, किसी बहुत महंगे महंगे भी रहते हैं। ज्यादातर जो लोग हैं आज के जमाने पे वो बेड पे वो मोटा वाला गद्दा लगा के सोते हैं, जिससे हमारी बॉडी एकदम सीधी रहती है, और ऊपर से हम तकिया ले लेते हैं इस तरह से करके। तो वो जो हमारी ये पोस्चर है हमारी बॉडी का, ये रहता है ज्यादातर। या तो हम सीधा खड़े रहते हैं, जैसे हम बैठे हुए हैं, अभी भी हम ऐसे बैठे हैं और पैर हमारे नीचे लटके हुए हैं। ज्यादातर लोग कुर्सी चेयर पर बैठते हैं और बेड पे सोते हैं। ये दो चीजें ऐसी हैं जो दुनिया भर में सेम है, सभी लोग ऐसे कर रहे हैं, सभी लोग। कहीं कहीं गांव में अभी भी वो बचा हुआ है जो हमारे समाज का हिस्सा था, वो है सोते समय हम चारपाई पे सोते थे। बच्चों को हम अगर आप देखें कि आजकल झूले देखे ना, तो वो ऐसे फ्लैट रहते हैं, बिल्कुल फ्लैट रहते हैं, और बच्चे को हम उसमें सीधा लेटाते हैं, जबकि बच्चा गोद में लेने से ज्यादा कंफर्ट फील करता है। जैसे ही हम उसको गोद में उठाते हैं, या हम उसको यूं करके उठाते हैं, या यहाँ पर भी हम उसको लेते हैं बच्चे को, तो बच्चा ज्यादा कंफर्टेबल फील करता है। उसको कुछ नहीं पता किसी दर्द तकलीफ के बारे में, उसको कुछ नहीं पता बाहर के बारे में। वो उसकी बॉडी उसको बताती है कि मैं अभी कंफर्टेबल हूँ, और वो सो जाता है आराम से, जैसे ही हम उसको गोद में लेते हैं, या हम उसको ऐसे भी लेते हैं अपने हाथ में। तो वो जो एक पोजीशन है जो इस तरह से सी टाइप, अगर आपको याद हो तो एक तरफ से पेड़ पे, एक दो पेड़ों पे या दो डंडे गाड़ के जो है एक चादर बांध के बच्चे को उसमें डाल दिया जाता था, तो बच्चा घंटों सोता रहता था। आजकल पेरेंट्स आते हैं, बच्चा बहुत रोता रहता है, जो सोता नहीं है, वो कंफर्टेबल नहीं फील करता, इसलिए नहीं सो रहा है क्योंकि उसकी पोजीशन ठीक नहीं है। जो वो पोजीशन थी जिस पोजीशन में बच्चा पेट के अंदर भी रहता है और माँ की गोद में रहता है, वो एक सी टाइप पोजीशन होती है। उस पोजीशन में क्या रहता है, ब्लड सर्कुलेशन मैक्सिमम उस एरिया को जाता है जहां ज्यादातर अंग हैं हमारे शरीर के, और वो एरिया है हमारा पेट, हमारा एब्डोमेन। हमारे एब्डोमेन के अंदर लीवर है, हमारे एब्डोमेन के अंदर पैंक्रियाज है, हमारे एब्डोमेन के अंदर स्टोमक है, हमारे यही इसी एब्डोमेन के अंदर हमारी स्प्लीन है, इसी के अंदर किडनियां हैं, इसी के अंदर हमारी आंतें हैं, इसी के अंदर हमारा ब्लैडर है, इसी के अंदर जो है हमारा बच्चेदानी है, इसी के अंदर हमारी अंडेदानियां यानी कि ओवरीज हैं। तो ज्यादातर जो अंग है वो हमारे पेट में, यानी हमारा जो एब्डोमेन का हिस्सा है उसमें। तो उस तरफ ब्लड सप्लाई भी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, जबकि हम पूरा दिन यूं बैठे, पूरा ब्लड जो है जा रहा है, ऊपर आने में उसको जो है तकलीफ हो रही है ब्लड को, और पैरों को हम हिलाते नहीं है, पंपिंग होती नहीं है, तो ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन को और पेट को कम जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है हमारा बैठने का पोस्चर और हमारा सोने का पोस्चर। चारपाइयां रहती थी, उसमें भी हमारी बॉडी थोड़ी सी ऐसे हो जाती थी, और हम लोग बड़ी सुविधा पूर्वक, बड़ा कंफर्ट से, बड़े मजे से सोते थे। और अभी जो हमारा सोने का पोस्चर है वो सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा। तो अगर हम अभी भी, जो किडनी पेशेंट है वो ये अभी भी कर सकते हैं, वो झूले जाते हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े रिजॉर्ट्स में जाएंगे, या आप गोवा के नाम से जो आपको याद आता है कि वहां ऐसे झूले में लेट के और आराम से सो रहे हैं। वो झूले में भी लेटने से जो है ब्लड सर्कुलेशन को हम डायरेक्ट कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, सिर्फ लेटना है उसमें, और ब्लड सर्कुलेशन जो है हमारे पेट की तरफ ज्यादा से ज्यादा जाएगा। जिधर भी ब्लड सप्लाई जाएगी, न्यूट्रिएंट्स उसके साथ जाएंगे, न्यूट्रिशन जाएगा उसके साथ, तो बॉडी को रिपेयर करने में आसानी होती है। तो ये एक बहुत सिंपल चीज है जो हम आज भी कर सकते हैं। दूसरी चीज ये थी कि हम लोग बच्चे भी रहते थे, वो पानी के तालाब या पानी के कुछ ना कुछ ऐसे वाटर बॉडीज हमारे आसपास रहती थी जिसमें घुस के घंटों बैठे रहते थे, घंटों खेलते रहते थे उसमें। वो भी आजकल लुप्त हो गया है नहीं। बहुत कोई रिच है तो उनके घर में बाथ टब रहते हैं जिनमें बैठना बहुत रेयर होता है। तो ये आयुर्वेद में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसको कि ट्रीटमेंट के रूप पे बताया जाता है, और किडनी पेशेंट को उससे बड़ा फायदा भी होता है। लेकिन वो एक डॉक्टर डिसाइड करता है कि कौन सी थेरेपी पेशेंट को देनी है,
और कितना टाइम देनी है और किस तरह से देनी है, पानी का टेम्परेचर कितना रहना चाहिए, पोजीशन बॉडी की कैसे रहनी चाहिए। तो ये जो चीजें हैं ये बड़ी आसान है, घर पे कर सकने वाली है और बड़ी फायदेमंद है। यहाँ तक भी बोलूंगी कि दवाइयों और सर्जरी से भी ज्यादा फायदेमंद होती है। किडनी को डिटॉक्स करने का क्या तरीका है? अब किडनी को डिटॉक्स करने का तरीका यही है कि सबसे पहले तो हमें कम से कम हफ्ते में एक बार जो है व्रत करना चाहिए, फास्ट करना चाहिए। वो मैं किसी रिलीजियस पर्पज से नहीं बोल रही हूँ, ये अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए बोल रही हूँ, ताकि उसको रेस्ट मिले। और जो हम जंक डाल रहे हैं रोज अपने अंदर, जो हम खाना जिस तरह का खाते हैं वो इतना मसालेदार और इतना उसमें प्रेजर्वेटिव डाले हुए हैं, वो है मैदा ही मैदा खा रहे हैं। अगर आप देखें तो मैदा तो हर जगह जाके नुकसान कर रहा है, आंतों में जाके जम जाता है। और तो बॉडी को रेस्ट देना बहुत जरूरी है। तो सप्ताह में एक बार हमें फास्ट करना चाहिए। उस दिन हम भूखे नहीं रह सकते पूरा दिन, कोई बात नहीं, आप फलाहार पे रहिए, यानी कि फलों पे रहिए, फल खाइए, फलों का जूस पीजिए, नारियल पानी पीजिए। ये सबसे आसान तरीका है बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का। दूसरा ये है कि ये जो जैसे गोक्षूर मैंने बताया, इस तरह की चीजों का काढ़ा बना के आप उस दिन पी सकते हैं और पूरा दिन सिप सिप करके पीते रहिए, ताकि जो भी गंदगियां हमारे अंदर स्टोर हो रही हैं वो निकलती रहें। हमारे शरीर को शुद्ध करने के लिए आयुर्वेद में हर मौसम में उसको शुद्ध करने के तरीके बताए हुए हैं। हर मौसम में उसको शुद्ध करने के लिए एक जड़ी बूटी का नाम बताया गया कि इस जड़ी बूटी को इस मौसम में सबको खाना है, तो उनका सेवन करना चाहिए। गर्मियों में सबको सौंठ खानी चाहिए, क्योंकि सौंठ ठंडी होती है नेचर में। और इसी तरह से कई चीजें ऐसी हैं जिसके कॉम्बिनेशंस हैं वो बताई हुई, उसका सेवन करेंगे तो बॉडी डिटॉक्सिफाई होती रहती है, वो खुद कर सकती है। हमें सिर्फ उसको वो एनवायरनमेंट देना है, वो माहौल देना है। किडनी पेशेंट को चावल खाने चाहिए या नहीं? किडनी पेशेंट के लिए जो है लाल चावल, जिसको साठी चावल भी कहा जाता है, क्योंकि वो 60 दिन में उसकी फसल जो है तैयार हो जाती है। तो वो जो साठी चावल है वो किडनी पेशेंट के लिए वरदान है, वो अपनी डाइट में रोज खा सकते हैं। तो अगर किडनी पेशेंट चावल खाना चाहते हैं तो याद रखिए, रेड राइस या लाल चावल जिसको बोला जाता है, साठी चावल वो खाने चाहिए। क्या किडनी पेशेंट्स को डेयरी प्रोडक्ट का यूज करना चाहिए? किडनी पेशेंट को डेयरी प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो घी जो है, देसी गाय का जो घी है वो समझिए कि वरदान होता है। उसको कम मात्रा में हमारे भोजन का अगर हम हिस्सा बनाते हैं तो जो वो पित्त को शांत करने वाला होता है, क्योंकि ये नेचर में ठंडा होता है और हमारी बॉडी को शुद्ध करने में, डिटॉक्सिफाई करने में बहुत हेल्पफुल होता है। इसलिए, और घी जो है ये एक गुड कोलेस्ट्रॉल का सोर्स है हमारी बॉडी के लिए, इसलिए घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध अगर पीना चाहते हैं किडनी पेशेंट तो देसी गाय का जो दूध रहता है उसमें गिलोय को पका के, मैं दोबारा बता रही हूँ, अगर आपने 100 ग्राम दूध लिया है तो उसमें 100 ग्राम पानी मिला दीजिए और ये अपने अंगूठे जितना एक टुकड़ा जो है गिलोय का डाल के उसको अच्छे से पका के, जब पूरा पानी उड़ जाए, केवल दूध बच जाए, तो ये क्षीर पाक विधि है। इस तरह से दूध को पका के किडनी पेशेंट ले सकते हैं तो उनको वो फायदा करेगा। किडनी को ठीक करने के लिए अक्सर लोग कहते हैं कि प्याज के रस में आप कई चीजें बताते हैं कि वो मिला करके खाए पिए तो उससे ठीक हो जाता है। देखिए, जो प्याज है वो नेचर में ठंडा रहता है, नंबर एक। वो लू लगने पर या किसी भी तरह की गर्मी की जो दिक्कत रहती है उसमें प्याज बड़ा अच्छा है। और किडनी भी एक ऐसी ही कंडीशन है। तो किडनी पेशेंट अगर प्याज खाते हैं, प्याज का जूस पीते हैं या प्याज का टुकड़ा पैर के नीचे बांध के सो जाते हैं रात को, वो भी उसकी बॉडी के टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है। तो बिना किसी शक के प्याज का इस्तेमाल किडनी पेशेंट्स के लिए बहुत बढ़िया है। ऐसी कौन से मसाले हैं जो किडनी पेशेंट के लिए वरदान साबित होते हैं? 2-3 मसालों के अगर मैं क्विकली नाम लेना चाहूँ तो एक है धनिये के बीज, सबसे पहली चीज जो किडनी पेशेंट के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित हो सकते हैं। किडनी की हेल्थ को सही रखने में बहुत अच्छा रोल इनका है। दूसरा है मुलेठी। मुलेठी भी ठंडी रहती है और हमारी बॉडी की इन्फ्लेमेशन को कम करती है। तो ये जो धनिया और मुलेठी है, ये हर किडनी पेशेंट को अपने डाइट का हिस्सा बनाना चाहिए। डॉक्टर अनु, आप जाते जाते हमारे दर्शकों को अपना फोन नंबर जरूर बताएं जिससे वो आपसे सीधा संपर्क कर सकें। अगर पेशेंट मुझसे कांटेक्ट करना चाहें तो नंबर आप लिख लीजिए 8492086297।
इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। एक और नंबर भी है जो आपके पास है, वो आप फ्लैश कर दीजिएगा ताकि दर्शक उसको भी नोट कर ले। तो दोनों नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर अनु, आप हमसे जुड़ी, आपने हमें किडनी के बारे में बहुत ही बेहतरीन जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद वंदना जी। जय हिंद। अगले एपिसोड में आपसे जरूर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।